Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So student, in the last part of the video, I told you the variation in the values of trigonometric ratio in different quadrants. Okay. In that part, we have studied what is the value of sine 0, what is the value of sine 90, what is the value of sine 180, 270 and 360. We have studied for two trigonometric ratio, that is for sine and for cos. Okay. If you know the values of sine and cos, then you can find the remaining trigonometric ratios also. Okay. So I want to remind you one more time how the value of sine 0, sine 90, sine 180 comes. Okay. So in that part, student, I told you to understand the concept of the values of trigonometric ratio. First, what we will know, we should draw a coordinate axis, that is x and y axis. After that, taking O as a center, draw a circle of radius 1 unit. Then we draw a circle, and on the circumference of that circle we took a point, that is point P, which is known as a comma b. Means the coordinate of point P is a comma b, and from their calculation we have find that a was cos theta and b was equal to sin theta. इतनी चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, और आफ्टर दैट वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट एंगल्स. ओके. तो स्टूडेंट ध्यान से देखो whenever we are calculating the values of different trigonometric ratio at different angle, तो देखो जब आप एंगल बनाते हो तो एंगल का बेस तो हमेशा फिक्स होता है, उसका टर्मिनल साइड ही मूव करता है. ठीक है. जब भी आप कोई एंगल बनाते हो, मान लो आपने 30 डिग्री बनाया तो बेस सेम था, फिर आपने 30 डिग्री बनाया. अगर मान लो आपको 90 डिग्री बनाना है, उस केस में भी बेस तो सेम ही रहता है ना, केवल उसकी टर्मिनल साइड मूव करती है 30 पे, 60 पे, 90 पे, 120 पे एंड सो ऑन. तो देखो एक बात, हम लोगों का बेस क्या था, हम लोगों का बेस OX था. ठीक है. इस डायरेक्शन में हम लोग का बेस था. ठीक है. और हमारा जो एंगल, इनिशियल एंगल था, दैट वाज एंगल POA या एंगल POX, जिसे हम लोगों ने थीटा एज्यूम किया था. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल POA है तो इसका मतलब इसका बेस वाला लाइन ये हुआ और टर्मिनल साइड ये हुआ. ठीक है. अब यही टर्मिनल साइड अलग अलग क्वाड्रेंट में मूव करेगा. अब ध्यान दो, हमको निकालनी थी वैल्यूज किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, 90 के लिए, 180 डिग्री के लिए, 270 के लिए एंड 360 के लिए. ये सारी वैल्यूज हमको साइन में भी निकालना था और कॉस में भी निकालना था, क्योंकि अगर हम लोग साइन और कॉस निकाल लेंगे तो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी आ जाएगी आराम से. ओके. तो देखो करना क्या है, देखो ए जो था वो cos थीटा के बराबर आया था. कैसे, जब आप cos थीटा लोगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OM अपॉन OP. तो a की वैल्यू cos थीटा के बराबर आई थी और b की वैल्यू sin थीटा की बराबर आई थी. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाके वो पार्ट देखना. ठीक है. उसके बाद देखो ध्यान दो, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो cos थीटा के बराबर है, b की जो वैल्यू है वो sin थीटा के बराबर है. अब देखो पहले हम लोग को फाइंड करना था 0 डिग्री के लिए. ठीक है. तो 0 डिग्री कब बनेगा स्टूडेंट, ध्यान दो, ये वाला पॉइंट P अगर कहां पे आ जाए, ये वाला अगर पॉइंट P अगर A पर आ जाए, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए. जब दो रे एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है तो उस केस में 0 डिग्री बनता है. तो अगर ये P वाला पॉइंट इस A पर आ जाए, इसका मतलब ये वाला P वाला पॉइंट x एक्सिस पे आ गया, क्योंकि पॉइंट A x एक्सिस पे है. ठीक है. और एक बात बताओ, जब ये P वाला पॉइंट A पर आ जाएगा तो उस केस में दोनों रे एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी. तो इस वाले एक्सिस पे एंगल कितना बना है, 0. इसका मतलब इस पोजीशन पे एट A पर, एट पॉइंट A पर जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. अब ध्यान दो, जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो ये P वाला पॉइंट A पर आ गया. इसका मतलब अब ध्यान दो, P वाला पॉइंट कितना था, A, B, और जब ये वाला पॉइंट A पर आ जाएगा तो इसका मतलब A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, और B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के. तो यानी कि हम कह सकते हैं A विल बी इक्वल टू 1 एंड B विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये P का जो कोऑर्डिनेट था वो A, B था, और जैसे ही वो x एक्सिस पर आएगा तो A कितना बन गया, 1, और B कितना बन गया, 0. तो यहां से जब थीटा 0 था तो A इक्वल टू 1 हो गया और B इक्वल टू 0 हो गया. अब A किसके बराबर था स्टूडेंट, cos थीटा के ना. तो हम लिख सकते हैं ना, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 एंड sin थीटा विल बी इक्वल टू 0, लिख सकते हैं. अच्छा
इस केस में पॉइंट ए पर थीटा कितना था स्टूडेंट? पॉइंट ए पर थीटा कितना था? दैट इज 0। तो थीटा की जगह 0 पुट कर दो, तो यहां से cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आई और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई। तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया sin 0 और cos 0 की वैल्यू। ओके, अब यही वाला पॉइंट मूव करेगा स्टूडेंट। ये वाला पॉइंट पहले ए पर आया, अब ये वाला पॉइंट दूसरे केस में कहां पर जाएगा? बी पर। ठीक है, तो अब देखो बी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लो। ओके, अब देखो, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में बताई हैं, तो बस ये एक रिव्यू है। अब ध्यान दो, ए के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो पॉइंट बी पर सॉरी, एट पॉइंट बी, इसका मतलब ये वाला जो रे है ओपी अब कहां पर आ गया? बी पर, क्योंकि देखो बेस तो सेम ही रहेगा, ये वाली एक्सिस तो सेम ही है स्टूडेंट। ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, पहले ये वाला पॉइंट यहां पर आया था एक्स एक्सिस पे, अब ये वाला पॉइंट बी पे गया। ठीक है, तो देखो इस केस में जो पी वाला पॉइंट है वो बी से कोलाइड कर जाएगा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। जब पी वाला पॉइंट बी पर आ जाएगा, मतलब कि अगर ओपी ओबी पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट क्या होगा? थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो, ये पी वाला पॉइंट ही ना बी पर आया है, पी वाला पॉइंट बी पर आया, इसका मतलब जैसे ही पी वाला पॉइंट बी पर आया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए विल बी 0 एंड बी विल बी 1। ठीक है, अब ध्यान दो, ए किसके बराबर था? cos थीटा, तो यानी कि cos थीटा इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, बट थीटा कितना है इस केस में? थीटा 90 है इस केस में, तो थीटा की जगह 90 पुट कर दोगे तो cos 90 विल बी इक्वल टू 0 एंड sin 90 विल बी इक्वल टू 1। इसको आप चाहो तो रेडियन में भी लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड sin पाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहां से हमें cos वाली वैल्यू मिल गई 90 डिग्री में। अब यही वाला पॉइंट पहले ए पर आया, फिर बी पे गया, फिर सी पे आएगा, फिर डी पे आएगा। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, जब ये पी वाला पॉइंट घूमते घूमते रोटेट करते करते कहां पर आ गया? सी पर। इसका मतलब एक रे तो इधर था ही, ये वाला बेस तो हमारा फिक्स था, यही वाला मूव कर रहा था, पहले इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया। तो अब देखो, जब पी वाला पॉइंट सी पर आ जाएगा, तो आपको ही पता है ना, यहां से यहां तक एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री, इसीलिए मैंने यहां 180 डिग्री लिखा है। ठीक है, तो पॉइंट सी पर स्टूडेंट, एट पॉइंट सी थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अच्छा, जब ये वाला पॉइंट घूमते घूमते सी पर आया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? -1 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0, क्योंकि वो वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए बी तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा और ए की वैल्यू माइनस हो जाएगी, दैट इज -1। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए विल बी -1 एंड बी विल बी 0। अब अगेन ए की वैल्यू थी cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू -1 एंड sin थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट, थीटा हमारा 180 था, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 एंड sin 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, आप इसको चाहो तो आप रेडियन में भी लिख सकते हो। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के, पाई रेडियन के, तो cos पाई इक्वल टू -1 एंड sin पाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 180 डिग्री के लिए निकल गया। अब 2 पॉइंट और बचे हैं हम लोग के पास, सी तक हो गया, अब डी तक निकालते हैं। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, लेकिन मुझे लगा कि आपको शायद समझ में ना आया हो, तो एक बार और समझा दिया इसको। तो अगेन एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पे स्टूडेंट कितना एंगल बना? ये वाला पॉइंट घूमते घूमते देखो, जब यहाँ आया था तो 90, फिर आया था तो 180, अब कितना बन गया? 270। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, अब जब P वाला पॉइंट यहां पर आ गया, तो इस केस में A जो था वो कितना बन गया? यहाँ पे 0 और B कितना बन गया? -1। तो यहाँ पे A कितना हो गया? 0 और B कितना हो गया? -1। ठीक है, अब देखो A क्या था? cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, और थीटा कितना था यहाँ पे? 270
तो cos 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड sin 270 की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, इसको चाहो तो आप रेडियन में, इसलिए मैंने डिग्री में भी लिखा है और रेडियन में भी लिखा है। 270 को जब रेडियन में लिखेंगे तो 3π/2 होगा, तो 3π/2 इज इक्वल टू 0 एंड sin 3π/2 विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आएंगी आराम से। अब ध्यान दो, जब घूमते 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 P वाला पॉइंट फिर से A पर आ जाएगा स्टूडेंट, घूमते घूमते P वाला पॉइंट देखो 90 जब रोटेट किया तो B पर आया, फिर 90 किया तो C पर आया, फिर 90 किया तो D पर आया, अब फिर 90 घूमेगा तो कहां पर जाएगा, A पे आ जाएगा ना, क्योंकि आपको ही पता है कि जब हम लोग एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं तो फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे ही आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप A से स्टार्ट कर रहे हो और A पे कंप्लीट चक्कर लगा रहे हो तो 360 डिग्री बनाओगे, और अगर जब 360 डिग्री बनाओगे तो फिर से तुम इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाओगे। तो जब थीटा 360 होगा स्टूडेंट, जब थीटा कितना होगा 360, अगेन यानी कि किस पॉइंट पे होगा, एट पॉइंट A, तो इस केस में फिर से थीटा कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब देखो पॉइंट तो सेम ही है ना, A वाले पॉइंट के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया है, A वाले पॉइंट के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया है। तो इसका ये मतलब हुआ A वाले पॉइंट पे 0 डिग्री बना था, तो जो 0 डिग्री पे वैल्यू होगी वही वैल्यू 360 पे भी होगी। तो हम कह सकते हैं यहां से डायरेक्टली कि cos 360 विल बी इक्वल टू 1 एंड sin 360 विल बी इक्वल टू -1, सॉरी 0। ठीक है, क्योंकि वो फिर से A पर ही आ गया ना, फिर से A पर ही आ गया, तो A पर आएगा तो जो 0 डिग्री में वैल्यू थी वही वैल्यू 360 डिग्री में भी होगी। तो 360 को क्या लिख सकते हो आप 2π, तो cos 2π इक्वल टू 1 एंड sin 2π इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपकी, आपको साइन cos पता चल गया तो आप इजीली tan cosec cot sec निकाल सकते हो। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। एक बार फिर से, तो अब इसके बाद मैं क्या समझाने जा रहा हूं स्टूडेंट, अब ध्यान देना, अब ये चीज आज के लिए नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्टली कैसे समझा रहा हूं। देखो जब साइन, देखो जब 0 डिग्री था उस केस में साइन 0 इक्वल टू 0 आया था। देखो ध्यान से, साइन 0 कितना आया था स्टूडेंट, साइन 0 आया था 0। ठीक है, और जब C पॉइंट पे था तो उस केस में साइन पाई बना था, साइन पाई कह लो या साइन 180 डिग्री कह लो, इसको साइन 180 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, साइन पाई या साइन 180 डिग्री। जब 0 डिग्री था तब भी साइन की वैल्यू कितनी थी 0 में, और जब साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री है तब भी क्या है 0 में। इससे ये पता चलता है कि 180 डिग्री पे डिफरेंस पे साइन 0 की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसे ही स्टूडेंट देखो जब 0 डिग्री बना था तो साइन 0 0 था, जब 180 डिग्री बनेगा तो साइन 0 साइन 180 भी 0 होगा, फिर से जब 180 जाओगे तो अगेन साइन 360 भी 0 होगा। समझ में आ रहा है, देखो साइन 0 पे 0 था, फिर जब 180 डिग्री रोटेट किए तो अगेन साइन 180 पे भी 0, फिर अगेन 180 डिग्री में रोटेट करोगे तो फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 360 एंगल बन जाएगा, तो यानी कि साइन 360 पे भी 0 होगा, फिर से 180 घूमोगे तो अगेन 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जब किसी भी पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0, जैसे कि चाहे वो 0 हो, चाहे वो प्लस माइनस पाई हो, चाहे वो प्लस माइनस 2 पाई हो, चाहे वो प्लस माइनस 3 पाई हो, डॉट डॉट डॉट, इन सारे एंगल पे साइन थीटा क्या होता है 0। समझ में आया, अगर कोई भी एंगल पाई मतलब 180 डिग्री का मल्टीपल है तो उतने पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0। ये याद रख लो, मैं एक नोट करके लिख लो, इफ थीटा इज द मल्टीपल ऑफ पाई, थीटा इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि थीटा जो है वो इंटीजर के मल्टीपल के हो बराबर हो। मतलब कहने का मतलब ये है इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि या तो वो पॉजिटिव मल्टीपल हो पाई का या तो वो नेगेटिव मल्टीपल हो पाई का, क्योंकि हमको ही पता है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो चाहे पाई पॉजिटिव में हो चाहे पाई नेगेटिव में हो, जितने भी पॉइंट्स जितने भी एंगल्स पाई के मल्टीपल होंगे उसमें साइन की वैल्यू क्या होगी
जीरो। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, साइन एक्स या साइन थीटा विल बी जीरो ऑलवेज व्हेन थीटा इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई या 180 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू जीरो हमेशा होगी अगर थीटा किसका मल्टीपल हो, पाई का मल्टीपल हो। पाई यानी कि 180 डिग्री का मल्टीपल हो। वो मल्टीपल पॉजिटिव भी हो सकता है, वो मल्टीपल नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए मैंने प्लस माइनस साइन लिखा है। जीरो लोगे तो जीरो होगा ही, प्लस पाई लोगे तब भी साइन पाई की वैल्यू जीरो होगी, माइनस पाई लोगी मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे तब भी पाई की वैल्यू जीरो ही होगी। ठीक है, और इसी को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट तो ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा जब कंपेयर करते हैं तो साइन एन पाई। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू साइन एन पाई। याद करो, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होता था तो क्या लिखते थे इसको, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 लिखते थे, तो थीटा इक्वल टू 30 आता था आपका क्लास 10th में। वैसे ही है कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो ना, तो थीटा के किस वैल्यू में जीरो हो रहा है, जितने भी मल्टीपल होंगे पाई के उतने मल्टीपल पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं वेयर थीटा विल बी द मल्टीपल ऑफ एन पाई, और यहां ब्रैकेट में लिख लेना एन इज अ इंटीजर। एन क्या है, एक इंटीजर। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से। अगर थीटा मतलब कि अगर कोई एंगल पाई का पॉजिटिव इंटीजर का वाला मल्टीपल है या पाई का नेगेटिव इंटीजर वाला मल्टीपल, मतलब कि या तो वो पाई है, 2 पाई है या 3 पाई, इधर लिख दे रहा हूं मैं, या तो वो पाई है 1 पाई या 2 पाई या 3 पाई है, या माइनस में माइनस पाई है या -2 पाई है या -3 पाई है। अगर ऐसा है कोई एंगल तो उसमें साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो तब होता है जब थीटा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब यहाँ जो n है, ध्यान देना, ये जो n है वो एक इंटीजर है। ठीक है, और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। तो n की वैल्यू 1 लोगे तो पाई आएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 पाई आएगा, n की वैल्यू 3 लोगे तो 3 पाई आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह आप नेगेटिव ले सकते हो, n की वैल्यू -1 लोगे तो माइनस पाई आएगा, n की वैल्यू -2 लोगे तो -2 पाई आएगा, ऐसे ही। तो साइन थीटा जीरो तभी होता है जब थीटा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को ऐसे बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज अ इंटीजर। ये मल्टीपल है ना, एन क्या है, पाई का मल्टीपल, और एन एक इंटीजर है। तो जब भी आपको थीटा पाई का मल्टीपल मिले, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो उसमें साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये आप लिख लो। ठीक है, मतलब कि अगर कोई साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है तो थीटा क्या होगा, एन पाई, जहां पर एन क्या है, इंटीजर है। ये याद रखना है आपको। अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो थीटा क्या होगा, एन पाई। एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4, या नेगेटिव में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मैंने फिगर से ही बताया है, आप खुद देख लेना। यहाँ पे साइन जीरो कितना था, जीरो। साइन 180 भी कितना था, जीरो। देखो साइन जीरो तो जीरो ही रहेगा, 180 को पाई ले सकते हैं, अगेन जब 180 और घूमेगा 360 पे अगेन जीरो, फिर 540 पे अगेन जीरो, फिर 720 पे अगेन जीरो। मतलब कि ये जितने भी एंगल मैं बोल रहा हूँ वो सब पाई के मल्टीपल ही हैं। ठीक है, अच्छा, cos 90 कितना आया था स्टूडेंट, cos 90 कितना आया था, जीरो। ठीक है, cos 90 कितना आया था, 90 डिग्री पे जीरो आया था cos 90, आपको ही पता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब 180 रोटेट किए तो फिर से जीरो आया, फिर 180 रोटेट किए तो फिर से जीरो आया। अब जब ध्यान दो, यहाँ पे कितना π/2 है स्टूडेंट, यहाँ पर कितना π/2 है, 1 π/2 है, यहाँ पे कितना है 3 π/2, फिर से ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा 5 π/2, फिर से नीचे आओगे तो 7 π/2। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर cos थीटा इक्वल टू अगर जीरो है
ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू, अगर जीरो वैल्यू है तो थीटा क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, थीटा क्या क्या हो सकता है बताओ मुझे। थीटा क्या हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है, ठीक है, थीटा पाई बाय 2 हो सकता है, फिर से 3 पाई बाय 2 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 5 पाई बाय 2 हो सकता है, उसके बाद 7 पाई बाय 2 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस देखो ये एक तरह सा एपी बन रहा है, ये एपी है एक, ठीक है, ये एक एपी है। तो अगर थीटा को भी एन के टर्म्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू, सुनो ये प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसको, जितने भी एंगल, अब देखो जितने भी इसमें एंगल, साइन वाले में क्या था, जब साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ऐसे ही कॉस थीटा जीरो तब होता है जब वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो। ऑड मल्टीपल समझते हो, ऑड, यहाँ पे 1 पाई बाई 2 आया था, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आया था। देखो अगर थीटा कितना है, प्लस माइनस पाई बाई 2 या प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 या प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी एंगल पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल हैं, ऑड मल्टीपल समझते हो कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसा ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल हो, उसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसको अगर सिंबल के टर्म्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इन सारे, जहां पर n क्या है, इंटीजर, ठीक है। अब खुद चेक कर लो इसमें, मान लो n की वैल्यू 0 पुट करो स्टूडेंट, n की वैल्यू इसमें 0 पुट करो। जब n 0 पुट करोगे तो कितना बचेगा, केवल ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1, तो 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2। और जब पाई बाई 2 थीटा के यहाँ पुट करोगे तो कॉस पाई बाई 2 आपको ही पता है 0, ठीक है। ऐसे ही अगर n की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे ना स्टूडेंट, n की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे पाई बाई 2 के, उतने पे कॉस क्या हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है। तो इसके बाद एक काम करना आप, देखो यहां लिखना cos थीटा इक्वल टू 0 इफ थीटा लाइक दिस, या थीटा इज द मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां इसके बाद एक नोट करके लिख लेना, नोट जैसे साइन में लिखा था, साइन में भी लिख लेना, जैसे मैंने अभी बोला है साइन में भी लिख लेना आप, जैसे कि साइन थीटा विल बी 0 व्हेन थीटा विल बी द मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसे ही cos थीटा विल बी 0 इफ थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस में, ठीक है। जितने भी एंगल पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होते हैं, ऑड मल्टीपल समझ रहे हो, जैसे कि 1 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, जितने भी एंगल इसके मल्टीपल होंगे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे, उन सब में कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अब खुद से देख लो ना, कॉस 90 कितना आया था, कॉस 90 की वैल्यू कितनी आई थी, 0। कॉस 270 कितना आया था, 0। इसी तरह कॉस 250 कितना आएगा, सॉरी कॉस 450 कितना आएगा, 0। ऐसे ही आता जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो जितने भी एंगल पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उस पे साइन कॉस क्या होता है, 0। साइन कब होता है 0, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, और कॉस कब होता है 0, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे। मतलब कि इसको वर्ड में लिखना चाहते सकते हो, इफ, इसको अगर ब्रैकेट वर्ड में लिखना हो, cos थीटा विल बी 0 if theta is the odd multiple of पाई बाई 2। दोनों केस में आपको याद रखना है, साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, और कॉस थीटा 0 तब होता है जब थीटा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है। अगर मैं गलत बोल दिया हूं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, साइन थीटा 0 तभी होता है जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, इंटीग्रल मतलब प्लस माइनस दोनों में, ठीक है, मैंने बताया था आपको। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, इंटीग्रल और ऑड, ये याद रखना है आपको।
या अगर आपको ये चीज याद है तो आप खुद भी कर सकते हो, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, बस सिंबल में है इसलिए आपको टफ लगेगा। ये याद कर लो, आप रट लो, अगर रट नहीं समझ नहीं आ रहा है तो ये चीज रट लो, ये काम आएगा। इस अब देखो दोनों को मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए पूरा बता दिया आपको। अब दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ, तो साथ में कैसे लिखूंगा, साइन थीटा विल बी 0, ओके, व्हेन थीटा विल बी n पाई, जहां पर n क्या है, n इज इंटीजर, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। साइन थीटा हमेशा 0 होगा जब थीटा कैसा होगा, n पाई, मतलब कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। वैसे ही cos थीटा 0 कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, या ऐसे कर सकते हो 2n+1 पाई बाई 2, जहां पर n क्या है, n इज इंटीजर, ठीक है। ये लिखना, यही चीज मेन है, जो मैंने ये बताया है आपको, ये मेन है। cos sin थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू n पाई होगा, जहां पे n एक इंटीजर है, और cos थीटा 0 तब होगा जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 पाई बाई 2, मतलब कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। आपको बताया था ना मैंने रियल नंबर में कि कोई भी ऑड नंबर 2n+1 टाइप से लिखा जा सकता है, इवन नंबर 2n टाइप से और ऑड नंबर 2n+1 टाइप से। क्लास 10 याद करो, जब यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े थे, यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़े थे, तो आपका एक क्वेश्चन आया था कि कोई भी इंटीजर को हम लोग, अगर वो 2m फॉर्म का होगा तो इवन होगा, और 2m+1 टाइप का होगा तो ऑड होगा। तो देखो 2n+1 टाइप का है तो ये कैसा होगा, ऑड मल्टीपल होगा, किसका, पाई बाई 2 का। देखो इतने डीपली कोई समझाता नहीं है स्टूडेंट, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ। यहाँ पर n पाई, जहां पर n क्या, तो साइन थीटा हमेशा 0 तभी होगा जब थीटा कैसा होगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। और cos थीटा 0 तब होगा जब थीटा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल, समझना इस चीज को, ऑड मल्टीपल, ठीक है। और ये ऑड है और ये मल्टीपल किसका है, पाई बाई 2 का। ये नंबर ऑड है ना 2n+1, और इनटू क्या है ये, पाई बाई 2, तो यानी कि ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। और यहाँ पर n क्या है, इंटीजर। आप खुद चेक कर लेना, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा थीटा कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर थीटा में अगर मैं n इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ इस वाले इक्वेशन में, तो थीटा कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अच्छा अब n इक्वल टू मैं 1 पुट करूँ स्टूडेंट, अगर द 1 पुट करोगे तो थीटा कितना आएगा, 3 पाई बाई 2। सिमिलरली जब n इक्वल टू 3 पुट करोगे, सॉरी n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो थीटा कितना आएगा, 5 पाई बाई 2। अभी तुमने पॉजिटिव वैल्यू ली, अब नेगेटिव में भी चेक कर लो, जब नेगेटिव पुट करोगे तो वही चीज आएगा नेगेटिव में, समझ में आया। तो आपको ये याद रखना है, साइन थीटा 0 तभी होता है जब थीटा इक्वल टू n पाई, जहां पे n इंटीजर हो, और cos थीटा 0 तभी होगा जब थीटा कैसा होगा, 2n+1 पाई बाई 2। इसको रट लो, आप अच्छे से रट लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें हो गई, बहुत हो गया इतना एक्सप्लेनेशन, अब आप खुद से समझना, इतना मैंने बता दिया, दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। आप फोकस करोगे तो जरूर होगा। अब देखो यहां पे मैं एंगल लिख रहा हूं, देखो 0 देन 45, नहीं 0 के बाद 45 नहीं, 0 के बाद 30 देन 45 देन 90 देन 180 देन 270 एंड देन 360। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ये आपको बनाना है। और यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये थीटा है और मैं साइन, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, और यहाँ पे मैं साइन लिख रहा हूँ, साइन, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस, यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन, ठीक है। ये सारी वैल्यू थीटा की है, ठीक है, तो याद रखना साइन 0 0 आपको ही पता है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको रेडियन में लिख देते हैं, 0 तो रेडियन में भी 0 ही होगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसको लिख दे रहा हूं मैं पाई बाई 6
इसको लिख दे रहा हूं मैं π/4, इसके लिख दे रहा हूं मैं π/2, इसको लिख दे रहा हूं मैं पाई, इसको 3π/2 और इसको 2π, और आप ऐसे बना देना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1। अच्छा, साइन 180 डिग्री या साइन पाई, अभी मैंने बताया है अगर थीटा पाई का मल्टीपल होगा तो साइन 0 होता है, तो ये 0, ठीक है। साइन 270 पे -1 और अगेन 0, ये सारी वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही cos 0 कितना होता है 1। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज भूल गया स्टूडेंट, 60 डिग्री में बीच में स्किप कर दिया, मुझे लग ही रहा था कि मैंने कुछ स्किप किया है, और अब क्या करूं, यहां बना देते हैं बीच में, रुक जाओ, यहां पे 60 डिग्री बना देते हैं, मिटाना पड़ेगा। -45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देखो 30 0 30 45 60 90 180 270 360, ठीक है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और रिमेनिंग तो मैंने लिख ही दिया है। अच्छा, पाई, इसको 45 को π/4 बोलते हैं और इसको बोलते हैं π/3, ठीक है। बीच में छूट गया था इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। ये 0 से लेकर 360 की वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बता चुकी है, ठीक है। तो साइन 0, इस साइन की सारी वैल्यूज आ रही, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखो, cos 0 1 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0, ठीक है। अच्छा, cos 180 मैंने बताया था, cos 180 स्टूडेंट जब मैं सॉल्व कर रहा था तो वो पॉइंट सी था, याद रखना, पॉइंट सी था जहां पर a-1 आया था, और a-1 था यानी कि एक cos के बराबर था, तो cos 180 होता है -1, cos 270, देखो 270 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 3 270, इसका मतलब cos 270 0 और cos 360 इज ऑल्सो 1, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज पता चल गई ना, तो 10 तो आराम से पता चल जाएगा, 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन cos, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, this upon this will come 1/√3, this by this will come 1, this by this will come √3, and this will be undefined, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं है, या इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इतनी वैल्यू तो आप क्लास 10th में जानते थे, 90 तक तो आप क्लास 10th में जानते थे। अब देखो tan 180 जो होता है वो tan 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो 0/-1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब ध्यान दो, 10 to 170, अब देखो -1/0, इसका मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर किसी जीरो से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, वो इनफाइनाइट टाइम्स ही आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट में होगा। तो ये क्योंकि -1/0 करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और हम लोग को डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए होता है, इसका मतलब ये अनडिफाइंड बनेगा। तो 10 to 70 में भी क्या बनेगा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड ही बनेगा 10 to 70 पे, ठीक है, एंड 360 पे 0। तो ये सारी वैल्यूज हो गई आपकी अनडिफाइंड। अब देख लेना, -1/0 करोगे तो डिनोमिनेटर 0 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर जिसका भी 0 जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है या जिस भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है।
या इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट होती है, क्योंकि देखो 1/0 इनफाइनाइट आया था, तो -1/0 क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, जिसको अनडिफाइंड बोलते हैं। ऐसे ही आप कॉस, सेक और कॉट का निकाल लोगे। आपको पता है ना, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो आपको अगर ये तीन पता है तो बाकी के तीन आप खुद से लिख सकते हो, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। तो आप ये नोट कर लो स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये π/4 इसका है, 45 डिग्री का है, ठीक है। बाद में जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा गढ़ बनाना पड़ गया। चलो आप ये नोट कर लो। अब सुनो एक बात स्टूडेंट, एक और फॉर्मूला आप लिख लो जो कि काम आएगा आगे, ठीक है, ये लिख लो। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, या हाँ कह सकते हैं इसको साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये जहां पर n क्या है, इंटीजर, जहां पर n क्या है, n इज इंटीजर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो थीटा में, देखो मैं इसको समझाता कैसे हूं, देखो ध्यान से देखना। मान लो ये एक पॉइंट है, ये है P, ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री बना है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री बना है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये वाला एंगल, जो एंगल POX है, यहां पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट P पर है, और जब पॉइंट P पर है, ये पॉइंट अगर P पर है, कोई भी अगर नंबर मैंने लिया जो कि P पर है, तो उस केस में एंगल POX कितना बन रहा है, 30। अच्छा मान लो मैं P पर ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करूं, मतलब कि P पर एक कंप्लीट चक्कर लगाऊं, तो कुछ ऐसा चक्कर लगाऊंगा ऐसे, ठीक है। अच्छा जब मैंने P पे चक्कर लगाया स्टूडेंट, ध्यान देना, तो 30 डिग्री तो पहले से था, यहाँ पे 30 डिग्री तो पहले से था, देखो यहाँ पे 30 डिग्री है ना इतना, और जब मैं एक चक्कर लगाया तो और कितना मैंने डिग्री कवर किया, 360। तो मतलब कि जब मैं 360 का एक रेवोल्यूशन लिया तो हम फिर से उसी पॉइंट पर आ गए। जब भी आप एक 360 डिग्री का रेवोल्यूशन लेते हो या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हो, तो आप अपने इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाते हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई एंगल थीटा डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है 360 डिग्री से, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब देखो एक चक्कर लगाओगे तो 360 प्लस 30, फिर दूसरा चक्कर लगाओगे तो 2 इंटू 360 प्लस 30, तीसरा चक्कर लगाओगे तो 2, देखो एक चक्कर जब लगाओगे तो 360 प्लस 30 बनेगा, क्योंकि 30 डिग्री देखो पहले से 30 था और इस पॉइंट P पर था वो, फिर जब उस एक कंप्लीट चक्कर लगाया तो 360 और कवर किया ना, तो एंगल कितना हो गया, 360 प्लस 30। अच्छा एक और चक्कर लगा लेगा तो 2 बार 360 कवर करेगा, तो यानी कि 2 इंटू 360 प्लस 30, ठीक है। 3 चक्कर लगाएगा तो 3 इंटू 360 प्लस 30, ऐसे ही n चक्कर लगा सकता है ना। तो जब n चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू 360 प्लस 30 होगा। और 360 को जब पाई में लिखते हो तो क्या होता है स्टूडेंट, 360 को जब पाई में लिखते हो तो इट इज 2 पाई प्लस 30, ठीक है। मतलब कि 30 क्या है, कोई भी एंगल हो सकता है। मान लो ये थीटा होता तो यहां पर थीटा आ जाता, तो देख रहे हो क्या बना, 2n पाई प्लस थीटा बना। इसको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। पहले वो पॉइंट P पे था, उस केस में 30 डिग्री बनाया था। मान लो थीटा एंगल बनाता, तो जब एक चक्कर लगाता तब कितना एंगल बनाता, 360 प्लस थीटा या 360 प्लस 30। एक और चक्कर लगाता तो 2 इंटू 360 प्लस 30,
एक और चक्कर लगाता तो 3 इंटू 360 प्लस 30। ऐसे ही अगर वो n चक्कर लगाएगा तो n इंटू 360 प्लस 30, और 360 को पाई में क्या ले सकते हैं 2 पाई। तो इसका मतलब जब वो 2n पाई प्लस 30, जब वो 2n पाई प्लस 30 का एंगल बना रहा है तो फिर से उसी पोजीशन पे आ जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी एंगल 360 से इंक्रीज कर रहा है या 360 से डिक्रीज कर रहा है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, कॉस में भी साइन में भी, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं 360n प्लस थीटा भी ले सकते हैं या 2n पाई प्लस थीटा भी ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो साइन थीटा के ही बराबर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले एंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितना भी चक्कर लगाए बार बार उसी पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है, बार बार उसी पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, आप खुद सोचो 410 डिग्री, ठीक है, 410 डिग्री, 410 को क्या कर सकते हो आप 360 प्लस 50 ना। और मान लो आपको साइन 410 की वैल्यू बतानी है, एक एग्जांपल में बता रहा हूं कि साइन 410 की वैल्यू बतानी है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 50। और ये जो 50 एंगल है ये किससे किस तरह, ये 410 कैसे मिल रहा है हमको, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन प्लस 50। तो इसका मतलब इसी एंगल को हमको देखना है क्योंकि 360 तो यहाँ हट जाएगा, ये वाला एंगल बच रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो साइन 50 के ही बराबर होगी। आप चेक कर लेना, ठीक है, उसी पॉइंट पे ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब ये याद रखना, अगर कोई एंगल 360 से इंक्रीज कर रहा है या 360 से डिक्रीज कर रहा है, 360 से इंक्रीज का मतलब क्या होता है 360 प्लस थीटा, और 360 से डिक्रीज का मतलब क्या होता है 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसके फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, समझ में आया, उसके वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आता है, समझ में आया। तो यानी कि cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी sin 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एंड cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। याद रख लेना, ये इसका यूज आएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब, इसको याद रख लेना कि sin 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखो ये देखना ही नहीं है, अगर ये वाला पार्ट आपका 360 का मल्टीपल है तो वो जो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो साइन इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि साइन 410 बताया ना मैंने आपको कि साइन 410 है, अगर साइन 410 है अगर, तो इसको ले सकते हैं साइन 360 प्लस 50, तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 50 के, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। एक और चीज स्टूडेंट, इसके बाद का जो टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा ये चीज, इसके बाद जो भी टॉपिक है वो मेनली डिपेंड करता है चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। और मुझे पता है कि आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं इस चैप्टर को स्टूडेंट अभी यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, आपको भी यहीं स्टॉप करना है। जितनी चीज़ें हो गई हैं अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। जितना भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, ये पार्ट 6 है। अभी मैं इसको इस चैप्टर को यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है किसी रीज़न से। तो चैप्टर 2 अब मुझे कंप्लीट करना है, तो पहले मैं अब चैप्टर 2 कंप्लीट करूंगा, आफ्टर दैट वी विल कम टू दिस चैप्टर नंबर 3, क्योंकि चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 में बहुत यूज होंगे। उसमें रेंज है, उसमें डोमेन है, उसमें फंक्शन है, उसमें रिलेशन है, तो वो सारी चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर ये चैप्टर पढ़ोगे ना। अर्लियर ये कहा गया था कि आप थर्ड पढ़ाते हैं, लेकिन सेकेंड चैप्टर बन नहीं पाया कुछ इस रीजन से, तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले वो बना देता हूँ मैं, और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, उसको पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट रखिए, whatever doubts will be there we will discuss in the that group also, and whatever anytime also, okay. So till then student, have a nice day, take care, thank you.